हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम भारतीय शिक्षा आयोग, जिसको हम कोठारी आयोग भी बोलते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि इस आयोग की क्यों ज़रूरत पड़ी और इस आयोग के क्या उद्देश्य थे, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, इससे पहले भारत में 2 आयोग और आ चुके थे। एक आया था 1948 से 49 के बीच में, जिसने विश्वविद्यालय शिक्षा के ऊपर बात की थी, अपने विचार रखे थे। दूसरा आयोग आया था 1952 में। तो ये 1952 से 53 तक ही चला था। 53 में इसने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो पहला जो आयोग था, इसने बात की थी विश्वविद्यालय शिक्षा के बारे में। और जो दूसरा आयोग आया था, जिसको हम माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग बोलते हैं, तो इसने माध्यमिक शिक्षा के ऊपर अपने विचार रखे थे। तो जो ये कोठारी आयोग है, ये एक ऐसा आयोग था जिसने सभी के ऊपर जो है अपने विचार रखे थे कि माध्यमिक शिक्षा कैसी होनी चाहिए, प्राथमिक शिक्षा कैसी होनी चाहिए, विश्वविद्यालय शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो देखिए, इसके जो हेड थे वो दौलत सिंह कोठारी थे, जो कि यूजीसी के अध्यक्ष थे, और इसी के नाम पर इसको कोठारी आयोग भी बोला जाता है। तो कोठारी आयोग के अंदर टोटल 15 मेंबर थे। एक इसके अध्यक्ष हो गए दौलत सिंह कोठारी, और 14 सदस्य और थे। इन 14 सदस्यों में 9 भारतीय सदस्य थे और 5 सदस्य विदेशी लिए गए थे। और 1966 में इसने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट काफ़ी बड़ी थी, 1600 पन्नों की रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी गई थी। सुझाव दिए थे कि इन कमियों को ऐसे सुधारा जा सकता है। तो चलिए अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी भूमिका देखते हैं। भारतीय शिक्षा के इतिहास में भारतीय शिक्षा आयोग का अपना ही महत्व है। आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में शिक्षा के सभी पक्षों को छुआ गया है। इस आयोग की नियुक्ति इसीलिए की गई क्योंकि देखिए, इससे पहले जितने भी आयोग आए थे, उन्होंने कोई विशेष क्षेत्र में ही काम किया था। उदाहरण के तौर पर हम देखें, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जो कि 1948 से 49 तक इन्होंने काम किया था। तो उच्च शिक्षा के बारे में इन्होंने अपनी बातें रखी थी भारत सरकार के सामने। इसके बाद जो माध्यमिक शिक्षा आयोग आया था, 1952 से 53 तक इन्होंने काम किया था। तो माध्यमिक शिक्षा के ऊपर भारत सरकार को इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी थी। तो परिणामतः क्या हुआ, शिक्षा के कई पक्षों प्राथमिक स्तर का बच जाता है। तो जिसके बिना क्या है, जो शैक्षिक जो स्तर है उसको सुधारा नहीं जा सकता, क्योंकि जो प्राथमिक स्तर है एक नींव है शिक्षा की। तो इन्हीं कारणों के कारण क्या हुआ, भारतीय शिक्षा आयोग जो है अस्तित्व में आया। सभी के बारे में रिकमेंडेशन दी जाए ताकि शिक्षा के जो स्तर हैं उन पर काम किया जा सके, उनमें सुधार किया जा सके। अब हम देखते हैं कि इस आयोग को स्थापित करने की क्या जरूरत थी, इस आयोग को क्यों स्थापित किया गया था। इस आयोग की स्थापना निम्नलिखित कारणों से हुई। अब बात करते हैं कि इस आयोग को स्थापित करने की क्या जरूरत थी, क्यों इसकी स्थापना की गई। तो इसके लिए निम्नलिखित कारण दिए गए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह आशा की जा रही थी कि जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है उसमें परिवर्तन होगा, परंतु कितनी ही समितियों और आयोगों की सिफारिशों के बाद भी शिक्षा संतोषजनक विकास शिक्षा का नहीं हो पाया था। इसके कारण क्या हुआ, इस आयोग की स्थापना की गई। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में गणनात्मक रूप से उन्नति हुई, परंतु गुणात्मक पक्ष से इसका विस्तार नहीं हुआ। गणनात्मक का मतलब है केवल क्वांटिटी के, यदि हम एक्सपेक्ट से देखते हैं तो वही हुआ कि भाई इतने कॉलेज बन गए, इतने स्कूल बन गए, पर गुणात्मक पक्ष का जो है विस्तार नहीं हुआ था।
इन कारणों को विस्तृत रूप में जानने के लिए इस आयोग की स्थापना की गई थी कि क्या कारण है कि जो गुणात्मक पक्ष है उसका विस्तार नहीं हुआ शिक्षा के क्षेत्र में, इसका कारण क्या है। उस समय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ज्ञान का विस्फोट हुआ, तो इसको शिक्षा में शामिल करने के लिए आयोग की आवश्यकता अनुभव हुई कि भाई जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो ज्ञान है वो विस्फोट हुआ था कि उसमें क्या क्या चीज़ें जो है शिक्षा में शामिल की जाए और कौन से स्तर पर क्या चीज़ पढ़ाई जाए। आगे है इसकी आवश्यकता इसलिए भी पड़ी क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात दो आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग और माध्यमिक शिक्षा आयोग, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ पक्ष पर ही काम किया था, उनमें सुधार हेतु सुझाव दिए थे सरकार को। तो इसकी आवश्यकता इसीलिए भी अनुभव की गई क्योंकि शिक्षा को खंडित रूप में देखने के स्थान पर एक ही रूप में देखा जाए और उचित सिफारिशें प्रस्तुत की जाए। क्योंकि जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था, इन्होंने विश्वविद्यालय शिक्षा के बारे में अपने विचार रखे, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के बारे में। तो अब एक ऐसे आयोग की जरूरत थी जो भारत में पूरी जो शिक्षा प्रणाली है इसको देखे और इसके बारे में भारत सरकार को अपने सुझाव दे। इन्हीं कारणों से भारत सरकार ने इस आयोग की स्थापना की, जिससे वह सरकार को शिक्षा के उचित विकास और सुधार के लिए सुझाव प्रदान करे। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट आगामी 20 साल में होने वाली शिक्षा उन्नति के बारे में सिफारिशें अपनी दी। मतलब 20 साल के अंदर शिक्षा में क्या क्या उन्नति हो सकती है या क्या क्या हम काम कर सकते हैं, उसके बारे में इन्होंने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। अब हम देखते हैं भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति। भारत सरकार द्वारा भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति 14 जुलाई 1964 को की गई, जिससे शिक्षा के विकास और सुधार को बल मिल सके। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, जो कि यूजीसी के अध्यक्ष थे, उनको इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। इन्हीं के नाम पर इसका नाम कोठारी आयोग भी पड़ा था। आयोग के अंदर देखिए, आयोग का जो अध्यक्ष है उसको छोड़कर 14 सदस्य और थे, तो इसके अंदर टोटल 15 मेंबर थे। तो इनमें 9 भारतीय थे और 5 विदेशी थे। अब श्री जेपी नायक, अध्यक्ष शिक्षा नियोजन प्रशासन और वित्त, राजनीति और अर्थशास्त्र संस्थान पुणे, इनको आयोग का सचिव बनाया गया। तो इनका नाम आप याद रख भी सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आगे है उनकी सहायता के लिए श्री जे.एफ. मैकडोगल, सहायक निदेशक विद्यालय और उच्च विभाग यूनेस्को पेरिस को आयोग का सहायक सचिव इनको नियुक्त किया गया। आगे है आयोग का कार्य क्षेत्र, टर्म ऑफ रेफरेंस। आयोग के कार्य क्षेत्र को इस प्रकार परिभाषित किया गया। आयोग सरकार को शिक्षा की राष्ट्रीय रूपरेखा व शिक्षा के सभी स्तरों पर प्रत्येक पक्ष से इसके विकास के लिए सामान्य सिद्धांतों और नीतियों के बारे में, मतलब जितने भी स्तर हैं शिक्षा के, उनके बारे में नियम सिद्धांत, इनके बारे में सरकार को सुझाव देगा। चिकित्सा और कानून की जो शिक्षा है उसके बारे में जांच करने के लिए ज़रूरत नहीं है, इनको ऐसा बोला गया था, परंतु यदि इनको ज़रूरत लगे तो इसके बारे में भी सुझाव दे सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस आयोग का उद्घाटन कब हुआ था। तो गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1964 को दिल्ली के विज्ञान भवन में इसका उद्घाटन किया गया था और उस समय देश के राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। इन्होंने उस टाइम पर भाषण दिया था। इन्होंने कहा था, मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि नया शिक्षा आयोग जो कि अभी अभी स्थापित किया गया है, इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर को हो रहा है। आज का दिन हमारे देश के लिए पवित्र है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि आयोग शिक्षा के सभी पहलुओं, प्राथमिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालय और तकनीकी शिक्षा की जांच करे और ऐसे सुझाव दे जिसके द्वारा हमारी शैक्षिक प्रणाली में सुधार हो सके, इसके हर एक क्षेत्र में सुधार हो सके,
ये भाषण डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने दिया था। इसके बाद देखिए आयोग की रिपोर्ट ऑफ द कमीशन। आयोग इस कार्य के लिए देखिए इन्होंने 12 टास्क फोर्स बनवाई और 7 वर्किंग ग्रुप इन्होंने तैयार किए और लगभग 9,000 स्त्री पुरुष जो देश के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, जैसे शिक्षा शास्त्री है, मनोवैज्ञानिक भी, वैज्ञानिक भी, उद्योगपति, विद्वान या शिक्षा चिंतक आदि, उनके साथ व्यक्तिगत मुलाकात की और इनके विचारों को जानने की कोशिश की। आयोग को सैकड़ों की संख्या में सुधार पत्र मिले, मतलब जो भी शिक्षा के बारे में अपने विचार देना चाहता था सभी से इन्होंने बात की, सभी के विचार इन्होंने लिए। इसके अतिरिक्त आयोग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, विद्यालयों इनका दौरा किया, वहाँ के विद्यार्थियों, शिक्षकों, प्रशासकों, शिक्षा शास्त्रियों इनके साथ व्यापक स्तर पर विचार विमर्श किया। इन सभी को आधार बनाकर आयोग ने 1600 पेज की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की और 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट केंद्रीय शिक्षा मंत्री को सौंपी और इस रिपोर्ट का शीर्षक था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। अब हम देखते हैं भारतीय शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। तो जो कोठारी आयोग था, इन्होंने शिक्षा के क्या उद्देश्य बताए, क्या एम्स इन्होंने बताए। भारतीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग ने शिक्षा के व्यापक उद्देश्य निर्धारित किए। आयोग के अनुसार भारत की किस्मत अब कक्षाओं में लिखी जा रही है। हम यह मानते हैं कि यह कोई प्रभावशाली भाषण नहीं है। संसार विज्ञान और तकनीक पर आधारित है। यह शिक्षा ही है जो लोगों की खुशहाली, कल्याण और सुरक्षा का स्तर निर्धारित करती है। ये बात जो है कोठारी आयोग ने कही थी। तो आयोग ने निम्नलिखित उद्देश्य दिए थे। पहला है शिक्षा तथा उत्पादन। इन्होंने कहा था शिक्षा और उत्पादन इनके ऊपर काम किया जाए। यदि शिक्षा होगी तो उससे क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा, देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा और उससे प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, देश के अंदर कामकाज बढ़ेगा, काफ़ी सारे इससे फायदे होंगे। आयोग का विचार था कि शिक्षा कुछ व्यक्तियों तक ही अब सीमित है, मतलब उस टाइम पर कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित थी शिक्षा। तो इन्होंने कहा था कि इसका प्रसार किया जाना चाहिए और यह तभी संभव हो सकता है जब देश के संसाधनों को एकत्रित करके उसे उत्पादक कार्य के साथ जोड़ा जाए। अब देश के संसाधनों को उत्पादक कार्य से जोड़ेंगे तो उत्पादन होगा और उससे क्या होगा, देश की जो आर्थिक व्यवस्था है उसका विकास होगा, जिसके द्वारा शिक्षा के लिए अनेक साधनों का प्रयोग हो सकेगा। अब उत्पादन होगा तो देखिए बस भी बन सकती है, जूते, कपड़े, बहुत सारी चीज़ें बनेगी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें शिक्षा के ऊपर भी तो इफेक्ट डालेगी। अब मान लो ट्रांसपोर्ट बनेंगे, रोड बनेंगे, ड्रेस बनेगी, जूते बनेंगे, तो ये सारी चीज़ें शिक्षा में भी तो यूज़ होती है ना, बच्चे भी तो यूज़ करते हैं इन चीज़ों को। तो इस प्रकार के संबंधों को भी सुदृढ़ करने के लिए आयोग ने निम्न सिफारिशें दी। अब कैसे हम लोग शिक्षा और उत्पादन के ऊपर काम कर सकते हैं उसके बारे में भी इन्होंने सुझाव दिए हैं। अब देखिए इन्होंने विज्ञान शिक्षा के बारे में कहा है कि आयोग ने विज्ञान के महत्व को स्वीकार करते हुए सिफारिश की कि विज्ञान के विषय को विद्यालयों की शिक्षा का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। अभिन्न का मतलब जिसको अलग नहीं कर सकते हम, विद्यालय के अंदर विज्ञान भी पढ़ाया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि जो ह्यूमैनिटीज और सामाजिक विज्ञान के जितने भी पाठ्यक्रम हैं उनमें विज्ञान को जोड़ दो और इसका कुछ पोर्शन जो है वो विश्वविद्यालय स्तर पर भी जोड़ दिया जाना चाहिए, ये इन्होंने सुझाव दिया। तो इन्होंने कहा कि ह्यूमैनिटीज़ और सामाजिक विज्ञान के जो सब्जेक्ट हैं उनके अंदर साइंस के कुछ टॉपिक या कुछ चीज़ें डाल दी जाए। फिर इसका उल्टा भी कर दिया जाए, जो विज्ञान है उसकी शिक्षा में ह्यूमैनिटीज़ और सामाजिक विज्ञान के तत्वों को शामिल किया जाए और इसका विकास किया जाए। इससे क्या होगा, उत्पादन में वृद्धि होगी।
आगे है कार्यानुभव वर्क एक्सपीरियंस। आयोग के अनुसार हम इस बात की सिफारिश करते हैं कि कार्यानुभव को प्रत्येक प्रकार की जो शिक्षा है, चाहे वो सामान्य हो व्यावसायिक हो, उसमें अभिन्न अंग के तौर पर आरंभ किया जाना चाहिए। मतलब वर्किंग एक्सपीरियंस जो है उसकी भी शुरुआत की जानी चाहिए, उसका भी महत्व होना चाहिए। इसके बाद आगे है व्यावसायिकता वोकेशनलाइजेशन। आयोग का सुझाव था कि कार्य का उत्पादन इसके साथ निकट संबंध होता है। मतलब एक तरफ काम है, दूसरी तरफ उत्पादन है, इनका संबंध होता है, जिसको माध्यमिक शिक्षा के द्वारा सुदृढ़ किया जा सकता है और इसे विश्वविद्यालय स्तर पर कृषि और तकनीक के द्वारा बढ़ाने पर बल दिया जाना चाहिए। इसके लिए क्या करो, साइंस की एजुकेशन दो बच्चों को, वर्किंग एक्सपीरियंस के बारे में इन्होंने बात की, वोकेशनलाइजेशन की बात की। इसके बाद देखते हैं कि इन्होंने शिक्षा को समाज और राष्ट्रीय एकता। इसके बाद देखिए शिक्षा तथा सामाजिक और राष्ट्रीय एकता। मतलब इन्होंने ऐसा कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिले। आयोग का विचार था कि सामाजिक व राष्ट्रीय एकता की समस्या देश की प्रमुख समस्या है। शिक्षा के माध्यम से इस समस्या को अच्छी तरह से समाप्त किया जा सकता है, और कैसे करेंगे वो उन्होंने नीचे बताया है। इसके लिए इन्होंने बताया है कि स्कूल के अंदर क्या करो, एक कॉमन सिस्टम रखो। मतलब सभी के लिए जो है सेम चीज़ें रखो। इसमें इन्होंने विचार दिया कि इस समय की जो भारतीय स्थिति है उसको देखते हुए जो शिक्षा प्रणाली है उसका उत्तरदायित्व बन जाता है कि समाज में जो वर्ग भेद है, जाति है, इस तरह की बीमारियां हैं, इनको ख़त्म करो और समानता जो है, समानता आधारित संगठित समाज के अस्तित्व को प्रोत्साहित करें। इसीलिए सामान्य विद्यालय प्रणाली, मतलब एक ऐसा विद्यालय बनाओ या ऐसा विद्यालय बनाया जाए जिसमें सभी तरह के बच्चे, गरीब के, अमीर के या किसी भी जाति धर्म के बच्चे पढ़ सके। फिर सामाजिक और राष्ट्रीय सेवा, इन्होंने ये कहा कि सामाजिक और राष्ट्रीय सेवा को जो है शिक्षा के अंदर जोड़ दिया जाए। मतलब ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे बच्चों के अंदर सामाजिक और राष्ट्रीय सेवा की भावना पनपे या उनके अंदर जो है इसका विकास हो। इस बात को निश्चित किया जाए कि प्रत्येक विद्यार्थी इस प्रकार की, मतलब जो भी सामाजिक और राष्ट्रीय सेवा से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं उनमें हर एक बच्चे को शामिल किया जाए। इसके बाद आगे है भाषाओं का विकास। आयोग ने सुझाव दिया कि मातृभाषा तथा क्षेत्रीय भाषा को प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए। आयोग का सुझाव था कि हिंदी को जल्द से जल्द प्रभावशाली या संपर्क भाषा के रूप में स्थापित किया जाए। इसके बाद आगे है राष्ट्रीय चेतना को प्रोत्साहन। आयोग का सुझाव था कि राष्ट्रीय चेतना को संपूर्ण शिक्षा का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। विद्यार्थियों को आरंभ से ही भारतीय संस्कृति, स्वतंत्रता सेनानियों, इनके बारे में पढ़ाया जाना चाहिए ताकि देश के बारे में भी बच्चों की एक कॉन्शियसनेस हो। इसके द्वारा विद्यार्थियों के मन में राष्ट्रीय चेतना पैदा होगी। तो देखिए दूसरी जो हेडिंग थी वो थी हमारी कि सामाजिक और राष्ट्रीय एकता हमने बढ़ानी है। उसके लिए क्या करना है, एक कॉमन स्कूल सिस्टम अपनाना है हमने, और सामाजिक राष्ट्रीय सेवा इनको बढ़ावा देना है, भाषाओं का विकास करना है। अब भाषाओं का विकास होगा तो लोग एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, ठीक है। हिंदी को यदि हम प्रोत्साहित करेंगे तो जो साउथ में कन्नड़, तेलुगु, तमिल ये भाषा बोली जाती है, मान लो उनको हिंदी भी आती होगी तो हमारे से जो है उनका संपर्क होगा, हम लोग एक दूसरे की संस्कृति से प्रभावित होंगे। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें सीखने को मिलेगी, या विचारों के जरिए जो काफ़ी सारी चीज़ों का आदान प्रदान होगा। फिर राष्ट्रीय चेतना का प्रोत्साहन, इन्होंने कहा कि सब जो करिकुलम है उसके अंदर भारतीय संस्कृति है, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाए ताकि उनके अंदर जो नेशनल कॉन्शियसनेस है उसका भी डेवलपमेंट हो सके। इसके बाद देखिए शिक्षा तथा आधुनिकीकरण। आयोग का विचार था कि आधुनिकता की प्राप्ति में शिक्षा की प्रमुख भूमिका है। आयोग ने सुझाव दिया कि समाज का आधुनिकीकरण
वो प्रभावशाली शिक्षा के द्वारा हो सकता है। तो इस उद्देश्य के प्राप्ति के लिए इन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं। तो देखिए, शिक्षा का मॉडर्नाइजेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसके लिए इन्होंने सुझाव दिया कि भाई टेक्नोलॉजी का यूज़ करो। आयोग ने सिफारिश की कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए जो टेक्नोलॉजी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाना चाहिए। दूसरा है उच्च विचार, हाई थिंकिंग। उच्च विचार व नैतिक मूल्य किसी भी विकसित राष्ट्र की बहुमूल्य संपत्ति माने जाते हैं। यदि देश को आधुनिक बनाना है तो लोगों की सोच को भी क्या बनाना होगा, आधुनिक बनाना होगा। इसके बाद देखिए, शैक्षिक स्तर, एजुकेशनल स्टैंडर्ड। समाज के उच्चतम विकास के लिए आवश्यक है कि देश के सभी व्यक्ति शिक्षित हो, उनका स्तर जो है वो ऊंचा हो। शिक्षित समाज में ही आधुनिकता के सपनों को साकार किया जा सकता है। इसके बाद इन्होंने बात की कि अच्छी आदतों का विकास किया जाना चाहिए। आयोग ने यह अनुभव किया कि भारतीय लोगों में अच्छी आदतों का निर्माण नहीं हो पाया है। इसीलिए आयोग ने सुझाव दिया कि शिक्षा के माध्यम से इनके अंदर अच्छे गुणों का संचार किया जाना चाहिए। तो इस हमने तीसरी हेडिंग देखी है कि शिक्षा का आधुनिकीकरण होना चाहिए। वो कैसे हो सकता है? टेक्नोलॉजी का यूज करके, हाई थिंकिंग डेवलप करके, और एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है उसको अच्छा करके, और अच्छी जो हैबिट है उनका डेवलपमेंट करके। इसके बाद आगे है सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास। आयोग का विचार था कि शिक्षा के द्वारा उनके अंदर सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों का संचार किया जा सकता है। अब इसके लिए इन्होंने क्या सुझाव दिए कि सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास कैसे किया जा सकता है। इसके लिए पहला सुझाव दिया इन्होंने मूल्यों की शिक्षा, वैल्यू एजुकेशन। आयोग का विचार था कि मूल्यों की शिक्षा के बिना समाज, देश, व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। इसीलिए आयोग ने सिफारिश की कि प्रत्येक प्रकार की जो शिक्षण संस्थाओं है, जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं, उनमें सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके बाद प्राथमिक जो विद्यालय हैं उनमें विशेष विधि, मतलब जो प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा है उसके अंदर हमने विशेष विधियां अपनाई जानी चाहिए, जिनके जरिए सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। इसके लिए छोटे बच्चों को कविता, कहानी या खेल के द्वारा काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई जा सकती हैं। आगे है माध्यमिक विद्यालयों के लिए तकनीक। तो आयोग ने माध्यमिक स्तर पर सुझाव दिया कि सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा विद्यार्थी अध्यापक संवाद के माध्यम से विद्यार्थियों के अंदर पैदा की जा सकती है। तो ये टेक्निक बताई है कि विश्व की जो माध्यमिक शिक्षा है उसमें विद्यार्थी और टीचर इनके बीच जो कन्वर्सेशन होगा उसके जरिए भी सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। फिर आगे है जो विश्वविद्यालय हैं उनके लिए एक तुलनात्मक विधि से जो है स्टडी कराई जानी चाहिए। आयोग ने सुझाव दिया कि उच्च शिक्षा में तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को विभिन्न धर्मों के बारे में ज्ञान देकर उनका तुलनात्मक अध्ययन कराएं कि भाई कौन से धर्म में क्या चीज़ बढ़िया है, कंपैरिजन उनमें कराया जाए। तो उससे क्या होगा, फिर बच्चे कोई निष्कर्ष निकालेंगे, तो इससे उनके अंदर सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य जो है डेवलप होंगे। इसके बाद आगे है धर्मनिरपेक्षता एवं धर्म। इस संबंध में आयोग ने कहा कि हम सुझाव देते हैं कि इस प्रकार के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए जिसमें मुख्य धर्मों के बारे में जानकारियां उपलब्ध हो और उसे नागरिकता अथवा सामान्य शिक्षा के कोर्स का हिस्सा बनाकर विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की प्रथम डिग्री में शामिल किया जाना चाहिए। तो देखिए, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के विकास के लिए उन्होंने क्या-क्या कहा कि भाई मूल्यों की शिक्षा दो, जो प्राथमिक स्तर है उन पर स्पेशल मेथडों का यूज़ करो, और जो विद्यालय हैं, जो माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें टीचर और स्टूडेंट के इंटरेक्शन से ये चीज़ डेवलप की जा सकती है, और जो विश्वविद्यालयों की शिक्षा है उनमें तुलनात्मक विधि का प्रयोग करना चाहिए, और धर्मनिरपेक्षता एवं धर्म,
इसके बारे में इन्होंने क्या कहा है कि करिकुलम के अंदर धर्मनिरपेक्षता और धर्म से संबंधित जो चीज़ें हैं उनको शामिल किया जाए। इसके बाद आगे है शिक्षा तथा लोकतंत्र की मजबूती। अब लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा की विशेष भूमिका होती है। लोकतंत्र की मजबूती बनाए रखने के लिए आयोग ने कुछ सुझाव दिए। लोकतंत्र और शिक्षा को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है, इसके लिए इन्होंने कहा कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। तो भारतीय संविधान की धारा 45 में प्रावधान है कि 14 साल तक के सभी बच्चों को सरकार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। आयोग का ये सुझाव था कि यह जो धारा है ये क्या करेगी, प्रजातंत्र को मजबूत करेगी। इसके बाद आगे है नेतृत्व का प्रशिक्षण, मतलब लीडरशिप की ट्रेनिंग बच्चों को दी जानी चाहिए। देश को उच्च स्तर के नेता की ज़रूरत है, तो यह होगी, आगे भी होगी। जब अब के बच्चे हैं कल को जाकर वे लीडर भी बनेंगे उनमें से कुछ। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आयोग ने जो सिफारिशें की हैं, शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर विद्यार्थियों के अंदर नेतृत्व का गुण पैदा करने की कोशिश की जानी चाहिए। समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी। लोकतंत्र समाज की मजबूती तभी संभव हो सकती है जब समाज के जितने भी वर्ग हैं सबको बराबर अधिकार मिले। आयोग ने सिफारिश की कि प्रत्येक व्यक्ति को जाति, नस्ल, धर्म, रंग, लिंग इसके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करना है। जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं सभी में समान अधिकार सबको देने हैं। उपरोक्त चर्चा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय शिक्षा आयोग ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली की कमियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के व्यापक उद्देश्य निश्चित किए, जिनसे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि लोकतांत्रिक समाज में रहते हुए अपने व्यक्तित्व का विकास करके समाज को आधुनिकता की राह पर ले जाते हुए उत्पादकता में विकास करना आयोग का मुख्य लक्ष्य था। तो इस वीडियो के अंदर हमने बात की है कि इसकी जो माध्यमिक की जो कोठारी आयोग है या भारतीय शिक्षा आयोग है, इसकी क्या ज़रूरत थी, इसकी नियुक्ति कब हुई, कहाँ पर हुई और क्या इसके उद्देश्य थे, इन सब के बारे में हमने पढ़ा है। अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग इसकी रिकमेंडेशन देखेंगे, क्योंकि देखिए इनकी जो रिपोर्ट थी वो 1600 पेजों की रिपोर्ट थी, काफ़ी बड़ी रिपोर्ट है और इनको सभी चीज़ों को हम लोग एक वीडियो के अंदर कवर नहीं कर सकते। तो वीडियो जो है इससे काफ़ी लंबी हो सकती है, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा। तो मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।